अस्सलाम वालेकुम। राइज एंड शाइन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं ज़ुहैब हसन और मेरे साथ होती है नादिया खान भी, लेकिन आज वो ज़रा मिसिंग है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कराची में तो हमने ये सूरत हाल देखी नहीं है। इतनी इतनी फॉग है, इतनी मिस्ट है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो लोग भी ट्रैफिक में कुछ फंसे हुए हैं, ऐसा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जो ज़्यादा मैदानी इलाके हैं वहाँ ज़्यादा फॉग है। तो इसकी वजह से और ज़रा कुछ दीगर मसरूफियत भी उनकी है। तो आप नादिया खान ज़रा मिसिंग सी होंगी आज, लेकिन मैं आपको भरपूर कोशिश करूँगा कि न्यूज़ भी दूँ और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की बात भी हो, कुछ करंट अफेयर्स भी हों, फिर एंटरटेनमेंट भी हो। आज हमारे शो में बहुत कुछ होने जा रहा है। शो आप पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत शुक्रिया। ये फीडबैक आता है आपका सोशल मीडिया के ज़रिए भी, तो हमें पता चलता है कि हमारी टीम की जो एफर्ट्स हैं हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपको एंटरटेन भी हम करते हैं इस शो के जरिए, और कोशिश हमारी यही होती है कि ऐसा शो बनाएं जिसमें सब कुछ ही मौजूद हो। यानी सुबह का आगाज़ आपका एनर्जेटिक हो, बहुत ही मज़े के साथ आप जो है दुनिया के मामला से भी अपडेट हो जाएं और उसके साथ साथ थोड़ा एंटरटेन भी अच्छे मूड के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। तो आज के शो में जनाब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की एफर्ट्स की, जो कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। और हमेशा हमने देखा कि प्रायोरिटी में है पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो हमेशा ये कहते हैं कि डिजिटल मैदान में हमें बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU साइन हुआ है और एक सेरेमनी हुई है जिसमें हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद थी। वज़ीर आज़म मौजूद थे, नायब वज़ीर आज़म मौजूद थे, वज़ीर ख़जाना थे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं इस वफ्द के लोगों की जो वहाँ पर मौजूद थे। तो जनाब डिजिटल जो अदायगियाँ हैं उसमें कितनी एक बड़ी पेशरफ्त है और कितना उसके लिए सहूलत मिलेगी। इसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर डिजिटल जो फाइनेंस है उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे मामला हम जैसे सेफ ट्रांजैक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कामयाब होना है, मईशत को आपके ग्रो करना है, तो फिर आपको ये जो बिजनेस है इसके मेथड्स मींस बदल चुके हैं। अब डिजिटली सब कुछ हो रहा है, अदायगी अभी सारी चीज़ें, तो वो सेफ ट्रांजैक्शंस किस तरह हो सकती हैं, फिर कनेक्टिविटी में इजाफा कैसे होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी, अवामी रसाई इस तक कैसे होगी। तो ये सारे मामलात डिस्कस हुए हैं। MOU जो साइन हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो ये हम ज़रूर बात करेंगे। गेस्ट होंगे हमारे साथ रेलेवेंट। फिर जनाब हम बात करेंगे, दूसरा सेगमेंट हमारा है उसमें हम ज़रा क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट कार्निवल शुरू होने ही वाला है बस वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की। और ज़रा एक दो इवेंट ऐसे हुए हैं। बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान को वन ऑफ इट्स काइंड एक सूरत हाल बनी जब मोहम्मद रिजवान को वापस बुलाया उनके कप्तान ने। यानी खेल रहे थे वो और इतना स्लो खेल रहे थे, कप्तान ने वापस बुला लिया कि भाई टीम हार जाएगी अगर आप ऐसे खेले। तो ये रिजवान और बाबर का जो स्लो रन रेट है, या T20 में जिस तरह वो खेलते हैं टेस्ट की तरह, तो अब ये बिग बैश लीग में भी हमें नजर आ, और हम इस पर तनकीद करते ही रहे हैं। तरीका शायद गलत होगा कैप्टन का, लेकिन हर इस पर हम मजीद बात करेंगे। फिर ICC की तरफ से अभी जो ये पोस्टर प्रोमो जारी हुआ है, टिकट के लिए जो प्रोमो जारी होता है वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें फिर टीम पाकिस्तान के कप्तान मौजूद नहीं है। दीगर टीम्स के कप्तान हैं लेकिन टीम पाकिस्तान के कप्तान मौजूद नहीं। तो क्या वजूहत इसकी हैं, ये हम जरा बात करेंगे। शुभ जट हमारे साथ होंगे। फिर जनाब कुछ हमने जरा आपको टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कुछ इंटरेस्टिंग भी खबरें हैं वो बतानी है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट आवर में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि एंटी इंक्रोचमेंट जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ कराची में जारी हैं, और ये अहकामात दिए गए हैं वाज़े तौर पर कि अब इंक्रोचमेंट और ये जो पार्किंग माफिया है इसके खिलाफ पहले तो फैसले आ गए थे और वो इकदाम कर लिए गए थे, लेकिन अभी भी पार्किंग चार्ज की जा रही थी सदर के इलाकों में, बहुत से इलाकों में। तो ये कार्रवाई बड़ी सख्त की जा रही है सदर में। तो हाजिम भंगवार हमारे साथ होंगे जो कि AC सदर हैं, तो उनसे ज़रा जानेंगे कि इन कार्रवाइयों में क्या रुकावटें हैं और कैसे इंक्रोचमेंट फ्री इस इलाके को किया जाएगा और ये पार्किंग का मसला कैसे हल किया जाएगा। ये कुछ मनाजिर भी आप देख रहे हैं जहाँ पर ज़रा से स्कफल भी हुई है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ ये मामला चले, तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, हाँ फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है, कामरान जिलानी फेमस एक्टर हमारे साथ होंगे। बहुत तवील करियर है, मुख्तलिफ रोल्स उन्होंने किए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है। केस नंबर 9 अभी जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार उन्होंने निभाया, जिसकी हम आपको पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, और देखते हैं कि उनके मज़ीद इंटरेस्ट क्या हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं, अंडर 19 भी
सुनने में आया कि उन्होंने खेली हुई है। तो इस पर ही बात होगी, बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प ये गुफ्तगू होने जा रही है, आपको मिस नहीं करना है। और फिर हम लास्ट में कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम से मुताल्लिक आपको बताएंगे, कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है तो इसकी वजह से ज़रा आपको इंटरनेट के सिग्नल्स में रुकावट सी आएगी। तो ये सब कुछ हमारे शो पर होने जा रहा है, बहुत मज़े का है, आपने मिस नहीं करना है। तो लेकिन बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, और वो ये है कि पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों में जिद्दत के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कनेक्टिविटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अवामी रसाई के लिए, सेफ ट्रांजेक्शन्स के लिए, अदायगियों में आसानी के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। MOU साइन हुआ है। अब MOU के बाद आगे सूरत हाल कैसे बढ़ती है, तो इस पर हमने ज़रा सी बात करनी है। तो हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इमरान बतादर, जो कि ऑथर हैं एक डिजिटल पाकिस्तान के और बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव भी हैं, टेक एक्सपर्ट भी हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राइज एंड शाइन में आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बिल्कुल ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अच्छा सर, मुझे बताएं कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का ये जो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये क्यों इतना अहम है, जरा इससे मुतालिक लोगों को बताइए। नहीं, ये बहुत अहम है और ये मैं समझता हूँ ये मेजर माइलस्टोन है, ठीक है, बिकॉज के वी ऑल यूज्ड टू बेसिकली टॉक अबाउट डिजिटल पाकिस्तान, और जब हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप ये एग्रीमेंट जो है, ये मेरा ख्याल है कि दैट्स गोना बी द गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि अब हमने दुनिया को दिखा दिया है कि नहीं सिर्फ हम बातें नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एज वेल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इकोनॉमी एज वेल। So I'm seeing lots of benefits over the years, ठीक है, इस particular MOU के थ्रू। और the good part is जो आप लोग सबने नोटिस की होगी कि इसमें पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, एयर चीफ साहब मौजूद थे, सबके सब ये इसको ऑन कर रहे थे। That's very much important. That's a very good signal that we have given. अच्छा, यानी क्या तब्दीली क्या आएगी? जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है, कनेक्टिविटी की जो बात की गई, कैसे कनेक्टिविटी में इजाफा होगा इससे? देखिए, इसमें हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाएंगे, ठीक है। एक तो हम कहते हैं ना कि ईज फॉर डूइंग बिजनेस जो है पाकिस्तान में वो लैक करता है और स्टिल लैक करता है, उसमें बहुत सारे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, एंड दिस इज वन ऑफ द वे कि जिसमें हम पता चला ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करूं, तो हमारी इकोनॉमी जो कम्प्लीटली बेस्ड कर रही है रेमिटेंसेस के ऊपर, तो कॉमन आदमी को फायदा होगा। यस, कॉमन आदमी के लिए भी फायदा होगा अगर रेमिटेंसेस सेंड कर रहा है, सो दैट्स गोना बी इजी एज वेल। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, तो बिल्कुल इस प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी होगी, बिकॉज नाउ वी आर साइनिंग विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। प्लस मुझे एक और मेजर इम्पैक्ट नजर आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जॉब्स भी मुझे इसमें नजर आती है। मुझे नजर आता है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, नाउ वी नीड टू बेसिकली चेंज दैट एज वेल। सो अगर आप देखें तो ये टॉप पे हमारा साइन अप हुआ है, और ये इवेंचुअली जो है ना ये ट्रिकल डाउन होगा टू द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। और अगर एक बात मैं यहाँ पे साथ साथ कहता चलूँ वो ये है कि पाकिस्तान का एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास ओवर 50%, अराउंड 50% लोग अनबैंक्ड हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी इस तरह के MOUs जो है ना ये बड़े बेनिफिट देते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं अनबैंक का मतलब ये है कि हवाला हुंडी के जरिए अगर ट्रांसफर भी हो रहा है फंड, तो उसकी भी रोकथाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनबैंक से मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान में ओवर 50% लोग ऐसे हैं जो एडल्ट पॉपुलेशन हैं जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं है। सही है। तो इमेजिन करें कि ये जिस कंट्री में मैं और आप रह रहे हैं, ठीक है, 25 करोड़ की जिसकी आबादी है, तो कितना बड़ा फुटप्रिंट मौजूद है। तो कल को अगर आप बात करते हैं हमारे स्टार्टअप्स के लिए अगर कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है या कोई इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्पेसिफिकली इन द डिजिटल साइड एज वेल। तो ये बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और दीगर ये बहुत सामने पहले भी देखा कि बहुत सी ऐसी बाकी फर्म्स थी कि पाकिस्तान में बिजनेस करते हुए, चाहे वो गवर्नमेंट की सतह पर हो या फिर वो इंडिविजुअल सतह पर हो, तो वो जरा रिलक्टेंट थे, शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर कि डिजिटली हम इतना ज्यादा एडवांसमेंट हमारे यहाँ नहीं थी। तो इस हेड में कितना ये बड़ी अचीवमेंट आप इसको समझते हैं? ये इसका बड़ा फायदा होगा। फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप है, अगर वो कहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए,
तो वो इन्वेस्टमेंट जहां से मांग रहा होता है, वो अगर कोई फॉरेन कंपनीज है तो वो आपकी क्रीडेंशियल्स देख रही होती है कि आपकी कंट्री की क्या क्रीडेंशियल्स हैं, जी। ठीक है, आप कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड हैं। अगर मैं आपको इंडिया की एग्जांपल दूं तो उन्होंने ये काम हमसे काफी पहले किया, ठीक है, वहां पे यूनिफाइड पेमेंट के सिस्टम्स वगैरह चल रहे हैं जो यूपीआई उनको कहते हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो इसको भी एक और स्टेज पे लेकर चले गए हैं जहां पे वो ओमान और श्रीलंका में इसको यूज करवा रहे हैं अपने सिस्टम्स को। तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द वे दैट वी कैन आल्सो ओवरलुक कि यार ये देखें ये अच्छा हो गया है, ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नजर आती है, मुझे यहाँ पे ईज फॉर डूइंग बिजनेस नजर आता है, मुझे यहाँ पे ईज फॉर डूइंग बिजनेस स्पेसिफिक फॉर द रेमिटेंसेस नजर आता है। अच्छा, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर बात करें हम, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में तो ये भी मसला है ना, हमारे डायनेमिक्स और है, टेरर फाइनेंसिंग के मसले हैं, पैरेलल इकोनॉमी के मसले हैं, वो इल गॉटन मनी है जो कि, तो क्या इस मैदान में भी अगर हम सोचें तो क्या रजिस्टर हो जाएगी इकोनॉमी और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ज्यादा बेहतर हो जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट की अगर आप नोटिस करें कि एक बड़ी कोशिश यही रही है कि यहाँ पे लोग रिटर्न्स फाइल करें, लोग डॉक्यूमेंट हो। एक्चुअली पाकिस्तान का आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारी पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है वो चल रही है, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि वो लोग बैंकिंग कुछ भी यूज नहीं कर रहे होते हैं और सारी की सारी चीजें वो कैश में हैंडल हो रही होती हैं। अब अगर आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह की चीजें अगर हमारे पास आ जाती हैं तो इसका फायदा क्या होगा कि लोग हमारे जो है वो मूव होना शुरू होंगे फ्रॉम कैश ट्रांजेक्शंस टू दी बैंक ट्रांजेक्शंस एज वेल। और जब आप बैंक ट्रांजेक्शंस के साथ आ जाते हैं तो फिर ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर आपके पास आना शुरू हो जाता है, आपकी गुडविल का कंपोनेंट आना शुरू हो जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मैं अक्सर स्टार्टअप्स के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ या मैं बात करता हूँ, ठीक है, या यूथ के साथ जब बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपकी हर चीज डॉक्यूमेंटेड है तो क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव सम काइंड ऑफ स्टैंडिंग एज वेल। और फिर आप बात कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम एज वेल कि यू आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ फंडिंग टू। अगर आप इसको कैश ट्रांजैक्शन पैरेलल इकोनॉमी के थ्रू चलेंगे तो आपकी किसी किस्म की कोई स्टैंडिंग नहीं होती है। और ये जो वेरी ग्लैड कि जी, और ये गैम्बलिंग एप्स वगैरह के बड़े स्कैंडल चले, और तो अगर इससे मुतालिक बात करें तो डिजिटल पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम यानी मॉनिटर कर सकेंगे सूरत हाल को, और जो लोग इस तरह करते हैं उन पर भी कोई वॉच होगा? देखिए, इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बिकॉज कि जब आप गैम्बलिंग की ऐप यूज करते हैं तो कोई ना कोई आप अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई ना कोई आप अपनी चीजों को यूज कर रहे हैं, तो वो लोग तो मेरे नजदीक ऑलरेडी बैंक यूजर्स हैं ठीक और है। वो कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो दैट्स गोना बी ट्रेसेबल। और मैं तो आई मस्ट से दैट कि हमारे पास हमारे सिस्टम्स काफी इम्प्रूव सिस्टम्स हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, फिनटेक की बात करूं, तो एज ए नेशन वी आर डूइंग प्रीटी वेल एज वेल। यहाँ से आप बैठ के पूरी दुनिया में पेमेंट्स कर सकते हैं, अगर वो गूगल की पेमेंट हो या आपके एप्पल की पेमेंट्स हो, तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आप सिक्योर ट्रांजेक्शंस कर पा रहे हैं, तो विच इज फैंटास्टिक, वो हमारा है। और साथ साथ वो एक और चीज मैं आपको बताना चलूं कि हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो इस तरह के इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगर कहीं मिसयूज होता है तो दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड सर्विसेज एज वेल। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म ऑन व्हाट दे गोना डू, दे गोना बेसिकली फिगर आउट द एज वेल, और आपको वो सारे फंड जो आपका यूज होता है वो रिफंड हो जाता है। सो दिस इज द गुड। और ये डायस्पोरा के लिए कितना फायदेमंद है, जो बाहर रहते हैं लोग पाकिस्तानी? उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा, अगर आप मैं कहूंगा तो सबसे नंबर वन दैट्स गोना बी द रेमिटेंसेस, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। नंबर टू जो बेनिफिट मिलेगा आपके स्टार्टअप्स को मिलेगा। नंबर थ्री आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को मिलेगा। तो ये स्ट्रेट अवे मुझे एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि एफडीआई से मुतालिक हम बहुत बात करते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं, वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो ये कदम है? देखिए, अगर मैं आपको आईटी की एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हमारे टारगेट जो हैं वो मुझे लग रहा है कि दिस ईयर इंशाल्लाह वी गोना क्रॉस $4 बिलियन आल्सो, ठीक है। तो दैट्स अ गुड पार्ट एज वेल कि हमारी एक इकोनॉमी है, और इसका मुझे एक बहुत अच्छी चीज नजर आती है कि ये इकोनॉमी को सर्व करने वाले एक मेजर कंपोनेंट जो है वो हमारे फ्रीलांसर्स हैं। तो अराउंड 400 से $500 मिलियन का काम जो है ना वो बच्चा अपने घर पे बैठ के कर रहा है, वो रिमोट जॉब्स के थ्रू कर रहा है। सो ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा खुशाइन है, ठीक है, कि और इवेंचुअली जो है ये बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज हम अगर नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं तो उनकी एक्सपोर्ट्स तो हमसे कहीं ज्यादा है। मेरा ख्याल है अराउंड वो $200 बिलियन की बात करें, बट द पॉइंट इज कि हमारी डायरेक्शन जो है वो सही है,
ठीक है। सो अगर डायरेक्शन सही होगी और ये मैसेजिंग जो हो गई है कि एज ए नेशन वी आर रेडी फॉर बिजनेस, वी आर रेडी फॉर इनोवेशन एंड वी आर रेडी फॉर फाइनेंशियल और जिसके लिए इंक्लूजन। ट्रांसपेरेंसी बहुत 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 जरूर। बहुत शुक्रिया इमरान बटाला साहब, आपने वक्त दिया हमें। टेक एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो ये कदम है ये कितना फायदेमंद हो सकता है रेमिटेंसेस को लेकर और दीगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो अब हमने लेना है ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो जरा क्रिकेट की बात होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 इश्यूज हैं क्रिकेट के इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज है, इसमें सब बात कर रहे हैं, तो हमने भी बात करनी है। शिव जट हमारे साथ होंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए राइज एंड शाइन। वेलकम बैक। अब क्रिकेट की बात करते हैं और क्रिकेट कार्निवल शुरू होने वाला है। जैसे हमने आपको बताया कि आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। इससे पहले टीम पाकिस्तान को तैयारियों का मौका मिल रहा है। श्रीलंका में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं, तो श्रीलंका में पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैचेस की तरह मिले 3 जो कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेले। एक तो खैर बारिश की नज़र हो गया। इसके बाद अब टीम ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, तो एक और मौका पाकिस्तान के लिए है कि अपनी टीम की कॉम्बिनेशंस देख लें कि किस तरह किस लड़के को कब खिलाना है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वर्ल्ड कप से पहले हमें प्रैक्टिस मिल जाएगी। लेकिन आईसीसी की तरफ से जनाब ये किया जा रहा है कि टिकट पोस्टर जो जारी किया गया है आईसीसी का, ज़ाहिर है कप्तान होते हैं, प्रमोशंस होती हैं, तो उसमें उस पोस्टर में पाकिस्तान टीम के कैप्टन मौजूद नहीं है, सलमान अली आगा कहीं नहीं है। तो अब आईसीसी की तरफ से इतना बायस रवैया होना, ठीक है, बीसीसीआई का समझ जाता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करना चाहता है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो ये चाहता है, लेकिन आईसीसी को इस तरह का रवैया रखना टीम पाकिस्तान को लेकर, तो ये बहुत ही बायस है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि आईसीसी पर इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली बीसीसीआई का है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये तीनों ही मिलकर फैसले करते हैं। बिग 3 मशहूर मकबूल है, सबको पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रिजवान और बाबर की परफॉर्मेंस जो बिग बैश लीग में जा रही है वो इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है कि T20 फॉर्मेट पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती वो परफॉर्मेंस। और हमें बाबर को हमने लिया हुआ है T20 में, याद होगा आपको, और वर्ल्ड कप भी बाबर को खेलना है। तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद क्या बाबर को वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए या नहीं, बड़े सवालात उठ गए हैं। तो हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट ने, जो कि खुल के बात करते हैं। शुएब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और हाल आपके सामने ही है कि जो क्रिकेट में गुंडागर्दी का आपने जिक्र किया है और फिर आगे से मायूसियों का जो जिक्र किया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स लवर किस हाल में हुआ। कहां से शुरू करें? आईसीसी के ये जो बायस जो रवैया जो हम देख भी रहे हैं, इससे शुरू करें? इससे होता क्या है शुएब? वैसे आप मुझे बताएं कि आपको लाइमलाइट मिल जाती है, ऑन द अदर हैंड साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आपके बारे में फिर बात कर रहे होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों, वो इंग्लैंड क्यों, कि ये क्या आपने कर दिया है, टीम पाकिस्तान के कैप्टन कहाँ हैं? तो ये कोई बेहतर फैसले तो नहीं होते। ये मामला ये होता है कि जब कोई एक गुंडा होता है ना, उसकी गुंडागर्दी तब तक होती है जब तक शरीफ शराफत की जिंदगी जीता है। जिस दिन शरीफ जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है, फिर गुंडागर्दी की जो गुंडा होता है उसकी गुंडागर्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। मैं तो समझ रहा था आप कहने वाले कि शरीफ को फिर मैं समझ रहा था आप कहने वाले शरीफ को फिर बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल, देखें, नहीं मैं उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा, शरीफ जहां पे आप लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं इस शराफत की तरफ आऊंगा। सही है ना? तो आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के इवेंट था, वहां पे भी लोगों का एक मसला हुआ था, उसमें तो पाकिस्तान का नाम का मसला हुआ था। उससे पहले भी आप कई तरह के इवेंट्स में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ रवैया किस तरह का अपनाया गया है। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दोहरा मेयार है। मैं इसको दोहरे मेयार से एक कदम आगे जाना चाहूंगा। ये दोहरा नहीं, होंडा में आ रहे हैं आईसीसी का। अगर वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपने ही आइन की खिलाफवर्जी करने जाएंगे। जिस तरीके से वहां पे गुंडागर्दी चल रही है, इससे फिर क्रिकेट ना करवाएं, फिर आप जाएं और जाके कोई दंगल करवाएं। आपने जो इस जेंटलमैन के खेल को डर्टी गेम से जो है वो उसको बदल दिया। बिल्कुल डर्टी पॉलिटिक्स अपने मुल्क में करते थे, अब आप क्रिकेट में भी आगे डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को या जो भी दीगर क्रिकेट बोर्ड हैं, जैसे आजकल बांग्लादेश का भी एक इशू चढ़ा हुआ है, इनको शराफत को पीछे छोड़ना चाहिए और आंखें दिखानी चाहिए।
आज अगर आईसीसी के रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के इर्द गिर्द घूमती है वो revenue। बिल्कुल। तो आपको वहां पे स्टैंड लेना चाहिए, आपको कहना चाहिए हम एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब फैसला बस शुएब वही बात है ना कि हमें स्टैंड तो तब लेना है ना जब इज्जत बांग्लादेश हमारे साथ हो, श्रीलंका हमारे साथ खड़ा हुआ हो, या फिर चले ये तो रीजन की टीम्स हो गई ना, वेस्ट इंडीज भी है, दीगर टीम्स भी हैं, अगर हमारे साथ हमारे मौक़िफ़ पर खड़ी हो तो फिर ये हो सकता है। अच्छा, अब बात करें रिजवान और बाबर की। ये मतलब आखिरकार इनको एक्सपोज होना ही था, मैं ये समझता हूं, आई फर्मली बिलीव दैट कि ये T20 के बैट्समैन है ही नहीं, इनके अंदर इस फॉर्मेट में एडजस्ट होने की कैपेबिलिटी है ही नहीं, और वो अल्टीमेटली एक्सपोज होना था जो कि बिग बैश में एक्सपोज हो गया, और कितनी बुरी तरह हुआ ये अनफॉर्चुनेट है, और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था कप्तान को। लेकिन कप्तान भी क्या करता, पैसे लगे होते हैं, ये सारा कमर्शियल है, उसकी टीम हार रही है, एक स्लो रन रेट से खेल रहा है लड़का, टीम मैच हार जाएगी तो उसने तो यही करना है ना फिर। ज़ुहैब, मुझे हंसी आ रही थी जब आप ये बाबर और रिजवान का जिक्र करते हुए अल्फाज आप पहले ढूंढ रहे थे कि कहीं से अल्फाज लेकर आए। बिल्कुल अल्फाज मिलेंगे ही नहीं कि किन अल्फाज से इनको डिफेंड किया जाए, किन अल्फाज से कहा जाए कि ये पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुलाया गया, ये क्रिकेट का पार्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, किया गया। लेकिन ये मीनवाइल इंसल्टिंग भी है क्योंकि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन है, ठीक है ना। आप एक लीग में जाके इस तरह से हमारे कप्तान के साथ, मतलब फॉर्मर कैप्टन लोग कहेंगे, लेकिन कप्तान का उनके बैज लगा रहा है, उनको आप इस तरीके से ग्राउंड से बाहर बुला लेते हैं। तो इस बात ये भी है कि मोहम्मद रिजवान ने शिकायत की है, मैं समझता हूँ शिकायत से बात आगे बढ़नी चाहिए थी। बाद में आने वालों ने कौन सा तीर मार दिया, लेकिन ये भी आप नहीं, लेकिन शुभ देखिए ना, स्टैट्स क्या बता रहे हैं, 8 मैचेस खेले हुए हैं, हाईएस्ट 41, ठीक है जी, बैटिंग एवरेज 20 की, ये हम T20 में बात कर रहे हैं, BBL, और उसके बाद स्ट्राइक रेट है 101। तो ये कैसे, मुझे तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गए इनके। ये नौबत आई ही आपके अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। अगर आपका बल्ला रन उगल रहा होता तो किसी को ये जो है वो जरूरत होती कि वो आपको ग्राउंड से बाहर बुला लेता। वो बाबर आजम जिनकी शान में खिलाफे मिलाई जाती हैं, कितना उनको ढांपा जाएगा, कितने उनको जो है वो छुपाया जाएगा, वो कहीं नहीं छुप सकते। अब वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल सही बात की थी कि क्या हम इन खिलाड़ियों के साथ जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये खिलाड़ी जो है वो एक औसत दर्जे की लीग में कुछ नहीं कर सके, तो वो वर्ल्ड कप के मेगा स्टेज में कुछ कर सकेंगे। यकीनी तौर पे अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात बाबर का सुने शुएब, बाबर का सुने, 7 मैचेस, टोटल 145 रन्स, हाईएस्ट स्कोर 58, 24 एवरेज, 108 उनकी स्ट्राइक रेट, और 3 छक्के टोटल 7 इनिंग्स में, T20 में 3 छक्के। बस यही तो मसला है कि ये 3 छक्के जो है वो हमें ले डूबेंगे। वो एक 58, एक और गालिबन 50 है, वो ये 250 जो है वो हमें ले डूबेंगे, और बातें की जाएंगी कि जी नहीं बाबर की तो बहुत जरूरत है, बाबर होना चाहिए। आखिरी श्रीलंका का जो मैच हुआ था पाकिस्तान का, उसका हवाला दिया जाएगा, देखें बाबर नहीं थे तो पाकिस्तान मैच हार गया। यार फॉर गॉड सेक, आप लोग किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और ठीक है शिव, हम ये नहीं कह रहे, कि बाबर को निकाल दें आप। भाई बाबर को आप टेस्ट के लिए रखते हैं, बाबर को आप वनडे के लिए रखते हैं, बिल्कुल यही बात है ना। क्यों नहीं निकाले ज़ुहैब? बाद इस टाइम वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है तो हमने टेस्ट की बात करनी ही नहीं है। टेस्ट होना है वो पीछे जाके, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें जो अभी मार का है हमें उसकी बात करनी है कि अगर बाबर मिसफिट है तो मिसफिट है, अलग ऐलान करेंगे भाई, उसकी जगह नहीं बनती। और आप मुझे बताएं कि BBL खेल रहा है, वो श्रीलंका से प्रैक्टिस नहीं कर रहा, यानी ये भी मुझे अजीब सी बात है कि आपकी तैयारी है नहीं, वहां आप एक्सपोज हो रहे हैं। यहां एक मौका मिल रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ आप पिचेस भी रीड कर लेंगे, वहां जनाब वो जी क्योंकि मसरूफियत है उनकी वहां पे BBL में, तो यहां नहीं खेल सकते। मसरूफियत नहीं है ज़ुहैब, मसरूफियत नहीं है, उनको बचाया जा रहा है। वो अगर श्रीलंका की कंडीशन में एक्सपोज हो जाते तो फिर ये बात होनी थी, और होना ही था। उनसे ना स्पिनर खेला जाता है, ना उनसे पेसर खेला जाता है, ना ऑफ ब्रेक खेला जाता है, ना लेग ब्रेक उनसे खेला जाता है, तो फिर ये बातें होनी थी, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की है। ये जो एक फिरौनों का टोला यहाँ पे काबिज हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क करने के लिए, वो उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की है बाबर आजम को, कि चलो जी बिग बैश लीग में वहां बड़े नाम नहीं है, बाबर वहां कुछ कर पाएगा। लेकिन भाई जब हाथों में दमखम ही नहीं रहा, जब वो दिमाग से खाली हो चुका है, तो फिर वो क्या परफॉर्म करेगा। ये भी मुझे बताया ना कि ये जैसे हमने उसको जरा बात को आगे रिजवान के लिए या एज हमारे लिए भी क्रिकेट लवर और पाकिस्तान की टीम को, मतलब बहुत ह्यूमिलिएटिंग है शुएब ये। अगर हम टेप बॉल में भी अगर ऐसा करते थे कभी, या चले हार्ड बॉल हमने भी खेली है कभी, हमने भी ऐसे कर लिया कि एज ए कैप्टन बुला लिया वापस किसी को, चलो वो छोटा मैच है,
बिग बैश का मैच हो रहा है, पूरी दुनिया में वो रिले हो रहा है मैच, और वहां हमारे साबिक कप्तान को बोला। बहुत ह्यूमिलिएटिंग है यार, मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई इस पर। सर यहाँ पे देखें, आप एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट लवर इंसल्ट फील कर रहे हैं। वेयर आर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? वेयर दे आर? व्हाई नॉट दे आर कॉलिंग देम बैक? बुलाएं भाई उनको वापिस, उनको कहें कि नहीं हो सकता, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारा, आप फॉर्मर कैप्टन है यार, सही है ना, आप हमारे आगे प्लान्स का हिस्से हैं और आपको एक औसत दर्जे की लीग में जो है वो इस तरीके से वापस बुला दिया गया है। फिर अगेन ये कहूंगा कि ये नौबत आपके बल्ले से रन ना उगलने की वजह से आई है, लेकिन यहाँ जो मिनट मिनट में लोगों को नोटिस जारी करते थे, क्रिकेटर्स को मिनट मिनट में क्रिकेटर्स पे पाबंदियां लगाते थे, वो क्या अकल के अंधे बैठे हुए हैं? उनकी आंखों में क्या पट्टी बंधी हुई है कि मुल्क की जगहसाई बनी है? पूरी दुनिया में इसका तमाशा बना है। जाके देखें इंडियन मीडिया किस तरीके से जो है वो ठट्ठे मार रहा है कि जी मोहम्मद रिजवान के साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल, और आपकी परफॉर्मेंस ये बता रही है। शुएब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, और हमेशा जाहिर है जो इज स्पीकिंग इज, और जो है वाकई हकीकत इसी तरह की है। हमें भी बहुत बुरा लगा कि हमारे साबिक कप्तान के बारे में हुआ, लेकिन टीम एक परफॉर्मेंस भी देखी जाती है ना। उस परफॉर्मेंस पर अगर मैं कैप्टन होता तो शायद मैं भी करता ना, तो सोच रहा होता कि यार इसको किस तरह बाहर बुला लो, या फिर ये आउट कर दे कोई बॉलर इसको, ताकि मैं अपने किसी बैटर को भेजूं। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा एक्सपर्ट की ओपिनियन भी लेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान सलमान बट साहब हमारे साथ होंगे कि ये टीम सिलेक्शन में हो क्या रहा है। T20 में आप सिलेक्ट कर रहे हैं टेस्ट का लड़का, और फिर आप परसिस्ट करें उसका। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक राइज एंड शाइन में एक बार फिर, और क्रिकेट की कुछ मजीद हमने बात करनी है। और अभी जरा मैंने कहा ना एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, जो खुद क्रिकेट खेलते हैं, टेक्निक पे क्या फॉल्ट है बाबर और रिजवान की, और टीम पाकिस्तान की तैयारी कैसी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी और वर्ल्ड कप में भी, और ये वर्ल्ड कप का जो इवेंट होने जा रहा है कितना बड़ा इवेंट है। लेकिन इसके लिए जो बायस रवैया आईसीसी का शुरू से ही अब नजर आ रहा है, तो जब ये जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ेगा और मैचेस होंगे तो वहां पर कितनी बायसनेस हमें नजर आएगी। बीसीसीआई उसको कंट्रोल कर रहा होगा। टिकट पोस्टर जो जारी किया गया उसमें टीम पाकिस्तान की कैप्टन नहीं है। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के कप्तान सलमान बट ने हमें ज्वाइन किया, उनके बारे में बताऊं कि जितनी क्रिकेट की नॉलेज है, जिस तरह वो ट्रेनिंग देते हैं लड़कों को, वो सेशंस मैं देख रहा होता हूं। अगर जरा सा भी 50% भी उसमें अमल कर लें लड़के, तो सही नंबर हमें कई मिल जाएंगे। सलमान, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पहले हम जरा इस की बात करते हैं, ये जो टिकट्स का पोस्टर जारी किया गया है, मतलब ये आईसीसी को इस तरह के बायस रवैये दिखाना एक बड़े सबसे मेगा इवेंट से पहले कि पाकिस्तान का कैप्टन ना हो, इससे क्या मिल क्या जाता है, क्या होना क्या है? अगर टीम पाकिस्तान का कैप्टन नहीं होगा इस पोस्टर में तो ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, आईसीसी बीइंग अ वर्ल्ड बॉडी शुड ग्रो बियॉन्ड इस तरह की चीजें। ये एक मतलब एक होता है ना कि एक ऐसा कोई कैरेक्टर होता है जिसका बस नहीं चलता, जो कोई करना चाहता है ना कर सकता है ना कह सकता है, फिर वो छोटी छोटी चीजें करने लगता है कि वो समझता है शायद इससे किसी को तंगी होगी, इससे शायद कोई होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें बीइंग पाकिस्तानी तो इससे ऊपर सोचना चाहिए, इससे निकल जाना चाहिए कि यार ये तो करते ही हरकतें करने दें, लेकिन उनको ये सूट नहीं करता बीइंग अ वर्ल्ड बॉडी। ये बहुत एक छोटी चीज है और ये टाइम एंड अगेन हो रहा है, पाकिस्तान के साथ ही होता है ये। कभी आप वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के कप्तान की नहीं होती, कभी प्रोमो टीवी एड बनता है तो उसमें पाकिस्तान का प्लेयर नहीं होता। तो ये मतलब आई डोंट नो कि इससे उन्हें क्या मिलता है, बट उनको कोई अच्छी शोहरत नहीं मिलती इससे। दिस इज नॉट गुड फॉर देम एंड आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड दिस। और इससे देखिए तशवीश भी है कि जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या रवैये, जैसे मैच रेफरी को लेकर, टॉस को लेकर, वैसे ही इतनी रूमर्स होती हैं। तो जब ऐसे माहौल में आप कोई टीम खेलेगी तो ऑब्वियसली फिर और सवालात भी जन्म लेंगे। देखिए, तो हम देख ही रहे हैं जब आप रेफरी को लेके हो मसला या टॉस को लेके, हमने उस तरह की चीजें देखी हैं। और लोग भी बीइंग यू नो ऑफिशियल्स ऑफ द गेम, नॉट एवरीबडी इज वेरी क्लियर, बिकॉज अगर क्लियर होते तो फिर टॉस पे वो नजारे ना होते जो सारी दुनिया ने एशिया कप में देखे थे। बहरहाल कुछ वो चीजें हो रही हैं क्रिकेट में जो इसको सारी दुनिया कहती है कि नहीं होनी चाहिए, बट हो रही हैं और आईसीसी अपना
जो ये जो चीजें हैं इनको कंट्रोल अगर कर ले तो उनके लिए भी बेहतर है और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी बेहतर है। जी, और टीम पाकिस्तान की तैयारियों की जरा सलमान बात करते हैं, जिसमें बाबर आजम को दोबारा T20 में शामिल किया गया। और जब बाबर आजम की बात हो रही है तो मोहम्मद रिजवान की भी ये जो बिग बैश में हुआ, आपको कैसा लगा एज अ क्रिकेटर, एज अ पाकिस्तानी, कि आपकी टीम का कैप्टन जिसने लीड किया हो टीम को, वो खेल रहा है और उसको बुला लिया जाए वापस कि यार आप बहुत स्लो खेल रहे हैं, आप टीम को हरवा देंगे, वापस आ जाएं आप, और वाकईतन वो स्लो खेल रहे थे। बेसिकली स्ट्रगलिंग विद फॉर्म है, और स्ट्रगलिंग विद फॉर्म में आप एज अ प्लेयर कई बार फंस जाते हैं। जो आप करना चाह रहे होते हैं वो आपसे नहीं हो पाता, डिस्पाइट कि आपकी जितनी भी इंटेंशन हो कि यार मैंने तेज खेलना है, मैंने खुला खेलना है, लेकिन यू जस्ट कैन नॉट मिडल द बॉल। और ये किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है, बट एट दिस स्टेज जब कोई डिक्लेरेशन होती है तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन अ डिफरेंट मैनर। जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये प्रैक्टिस पहले से है कि वो प्लेयर को बाहर बुला लेते हैं। हमारी PSL में भी एज फार एज आई नो एक दफा प्लेयर को बुलाने लगे थे तो 2-3 लोगों ने बीच में पड़ के तो उसको रोक दिया था, एंड फॉर देयर गुड वो अगले ओवर में उसके को 2-3 छक्के लग गए तो वो सारी चीज ठीक हो गई थी, लेकिन वो बात बाहर नहीं थी आई। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज वहां पर ऐसे डिसीजन लेते हुए लोग घबराते नहीं है, उनके लिए कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो स्ट्रेटेजिकली उसको बाहर बुला लेते हैं। हमने उसको उठा के एक डिफरेंट प्रोपोर्शन पे ले गए हैं। जैसे अना का मसला बन गया, भाई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, वो ये भी कर सकते थे कि उसको मैच ही ना खिलाते, जो उसकी पिछले मैचों में कारकर्दगी चल रही है, जो उसका स्ट्राइक रेट है, इट्स नॉट वर्किंग आउट। लेकिन बट स्टिल उन्होंने इसको। सलमान, मुझे बताएं, आप एज ए क्रिकेटर क्या देखते हैं कि ये देखिए हर फॉर्मेट के अब तो अलग प्लेयर होते हैं, स्लॉग भी चाहिए इसमें आपको बड़ी बड़ी शॉट्स भी लगानी है। बाबर और रिजवान के बारे में हमेशा ये बात होती है, और इसमें भी रिजवान का स्ट्राइक रेट 101 है और 1 छक्का उन्होंने मारा हुआ है। BBL में 8 मैचेस खेले हैं उन्होंने और 20 की एवरेज से वो खेल रहे हैं। तो ये तो वही है जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। और रिजवान पर भी, बाबर पर भी यही हमेशा लोगों के कंसर्न्स हैं। बाबर लेकिन टीम में भी है T20 में, तो ये क्या रिजवान, ये सिलेक्शन कैसी है? देखिए इनका प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है, ये दोनों उस तरह के, मतलब अगर आप वैसे देखें ना तो बाबर आजम और फखर जमान के स्ट्राइक रेट में सिर्फ 2 रन का फर्क है। उसका 131 है, इसका 129 है, लेकिन प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है। आप स्टैट्स में डेटा निकालें, आप उसमें देखेंगे कि 128 समथिंग उसका है बाबर का और 131 के करीब है फखर जमान का। तो स्ट्राइक रेट तो नहीं बताता कि एक प्लेयर बहुत बड़े छक्के मारता है और दूसरा बिल्कुल नहीं मारता, लेकिन विजिबली जो उसका डिफरेंस है खेलने का तरीका, एक का है कि वो जमीन से ऑपरेट करता है, चौके मारता है, गैप्स में बड़ी हिट ऊपर से कम मारता है, और फखर छक्के मारता है लेकिन बीच में डॉट्स खेलता है। लेकिन हमारा परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास और प्लेयर हैं जैसे उस्मान खान खेल है, नाफिक खेल है, तो हमने कौन सा इनको सिलेक्ट कर लिया। आई डोंट नो व्हाई वी आर सो ऑब्सेस्ड कि इनकी बात करनी ही करनी है। भी अगर नहीं अच्छा खेल रहे तो लाइक एनी अदर प्लेयर आप इनको रिप्लेस कर दें, बात खत्म। और ऑस्ट्रेलिया में खराब परफॉर्म करना, आप ऑस्ट्रेलिया में खेले भी हैं, बाउंसी ट्रैक्स हैं, गुड लेंथ से बॉल उठ रही है, और ये हमेशा पाकिस्तानी बैट्समैन इस पर स्ट्रगल करते आए हैं, हुक और पुल करने में अच्छे नहीं हैं, तो वो हमें नजर आ रहा है। वहाँ प्री मेडिटेटेड शॉट खेल रहे हैं, रिजवान कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आपने कहा ना बाउंस है, पेस है, तो पेस का यूज करने वाले शॉट डिफरेंट होते हैं, और वहां पर पाकिस्तान के प्लेयर्स वही स्ट्रगल करते हैं जो इसकी तैयारी नहीं करते, या फिर जो नेचुरली बहुत ज्यादा फ्रंट फुट के ऊपर खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं और बैक फुट पे उनके पास इतने स्कोरिंग ऑप्शंस नहीं होते, वो वहां पर स्ट्रगल करते हैं। तो प्लेयर्स को एक तो प्रिपेयर करना चाहिए, और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट है ना, इसमें बहुत सारी जो सिलेक्शन है वो आई बॉल्स के लिए भी होती है कि कौन सा प्लेयर सेलेबल कमोडिटी है, किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, किसके आपको सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ज्यादा मिलेंगे। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि ये हमारे लिए मैच में क्या करेगा। ये परसेप्शन जो है ना यहाँ पर हमारे शायद लोगों को इतना नहीं है, लेकिन बहुत सारी, ये तो PSL में भी कुछ प्लेयर ऐसे हो जाते हैं कि वो लोगों को इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि उस पर एड्स मिल रहे होते हैं, उस पर चीज चल रही होती है उनकी, दे कैन सेल दोस प्लेयर्स। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब सीरीज की बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो वर्ल्ड कप भी होने वाले हैं राउंड द कॉर्नर। कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि इसमें जरा कॉम्बिनेशन अपना फाइनल कर लें, ताकि फिर वर्ल्ड कप में जाएं तो कुछ ज्यादा चेंजिंग हमें करनी ना पड़े। देखिए पाकिस्तान बाय नाउ शुड नो देयर कॉम्बिनेशन। आप यू हैव
आपका कोच की एक चीज जो है वो बड़ी क्लियर है कि ही वांट्स लॉट्स ऑफ ऑलराउंडर्स, वो बिलीव करते हैं कि ऑलराउंडर्स ही होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाट ही हैज गैदर्ड। तो अब उनके पास सारा उनका वो कह लीजिए कि कंटिजेंट है जिसमें काफी सारे ऑलराउंडर हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर भी हैं, और इन्हीं के ऊपर वो पिछली कुछ सीरीज खेले हैं जिनमें उन्हें सक्सेस मिला है। बट अगर आप उसको डीप डाइव करें उसमें तो आप देखें तो वहां पर बहुत सारी पिचेस ऐसी थी जो हमें सूट करती हैं। नाउ वी आर होपिंग कि श्रीलंका में भी हमें उसी किस्म की पिचेस मिलेंगी जहां पे हमारा वो फॉर्मूला चलेगा। अगर तो वी गेट दोस सॉर्ट ऑफ पिचेस तो फिर हमारे पास कोई मौका होगा, अपॉर्चुनिटी। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के सलमान भट्ट ने हमें ज्वाइन किया था और वो तज्जिया दे रहे थे कि क्या वजूहात है, क्या प्रॉब्लम है बाबर और रिजवान के साथ और कितना इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज। एक ब्रेक हमने लेना है, हेडलाइंस होगी, हेडलाइंस के बाद राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी रहेगा। एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई चल रही हैं, तो उनका अहवाल आपको देंगे। जी वेलकम बैक राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको। और कराची का देरीना मसला, सबसे एक 2-3-4 मसले हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है और इसी से ट्रैफिक के मसाइल भी होते हैं। आपने देखा कि रोड तो नज़र ही नहीं आती, आधी से भी कम रोड होती है जिसमें ट्रैफिक चल रहा होता है और लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ इलाकों में ये एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ हमने देखी हैं। कार्रवाई जब हो रही होती हैं, जब उस वक्त कैंपेन चल रही होती है तो सूरत हाल बेहतर हो जाती है और कैंपेन ख़त्म होती है 2-3 दिन बाद फिर आप देखते हैं जाकर तो फिर पथारे ठेले और वही तकरीबन वही सूरत हाल है। तो ये क्यों परमानेंटली ख़त्म नहीं होती? और इसको ख़त्म करने के लिए एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, और वो कितने मुतहरिक हैं अगर आप साउथ गए हैं, साउथ का इलाका, कराची साउथ का इलाका, तो वहाँ आप जाके देखेंगे एकदम ट्रांसफॉर्म सा हो गया। वो लग ही नहीं रहा कि वो सदर का इलाका है, और जहाँ पर आप पैदल चलने के लिए भी बड़ी दुश्वारी थी, ट्रैफिक की बात तो बड़ी दूर की है। तो वहाँ से पठारों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, पार्किंग माफिया के खिलाफ खासतौर पर ऑपरेशन हो रहा है। ये वो माफिया है जिसके बारे में पता नहीं चलता कि ये पैसे जो आप दे रहे हैं ये जा कहाँ रहे हैं, और ये जो पर्ची आपको छोटी सी मिल रही है ये पर्ची है किसकी? जब आप पूछते हैं उनसे कि भाई ये कितने पैसे हैं, सर 50 हो गए, 100 रुपये दे दें, यहाँ खर्ची भी है 50, तो 100 रुपये अगर आप नहीं देते हैं तो कहते हैं अच्छा फिर गाड़ी फिर आपकी खड़ी करके चली जाए, अगर होगी गाड़ी तो ठीक है, नहीं होगी तो नहीं होगी, अपने रिस्क पर गाड़ी पार्क करें। अच्छा, लोगों को जाना है, बिजनेस हब है वो इलाका जो है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ बिजनेसेस हैं, बड़ी दुकानें हैं, शॉप से, तो लोग जाते हैं वहाँ पर शॉपिंग की गर्ज से। अब कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करें, कहाँ अपनी बाइक खड़ी करें, बाइक के बारे में सोचते रहे या वो चीज़ लेने आए वो। खैर ये सारे मसाइल हैं और इन मसाइल का हल कर रहे हैं जनाब हाजिम भंगवार साहब, जो कि एसी सदर हैं। क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और क्या रेजिस्टेंस का सामना है, किस दुश्वारियों का सामना है, हाजिम से जानेंगे। और इससे पहले भी आपको याद होगा जो हम बार बार तारीफ करते हैं, कभी आप नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जाएं और जब ये थे वहां पर तो क्या जबरदस्त नॉर्थ नाज़िमाबाद लग रहा था, साफ सुथरा सा, लेकिन फिर उनको जाना पड़ा, हटाया गया, या पॉलिटिक्स हुई या सियासी जमातों का कुछ मामला हुआ, पता नहीं चला। आज गुड मॉर्निंग, कैसे? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन, थैंक यू। उस वक्त इलेक्शंस थे, उस वक्त इलेक्शन से अगर कोई और बात होती मैं ऑनेस्टली कहता कि इस वजह से, मैं तो ऑब्वियसली एक्यूज करता, पर उस वक्त इलेक्शंस थे एंड बाय लॉ हर किसी को ट्रांसफर किया जाता है, तो एक शफल हुआ था। शफल के बाद मैंने रिज्यूम नहीं किया था, सही, इट वाज अ शफल। तो हाँ, नो एवरीबॉडी हैज टू शफल। आप जिस सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में होते हो, ड्यूरिंग इलेक्शंस आप उधर सर्व नहीं कर सकते हो, तो हर किसी को शफल किया जाता है। आप देखेंगे उस वक्त की डीसी, एसएसपीज, असिस्टेंट सब शफल हुए थे, पर लोग मेरे नाम पे थोड़ा अटक गए थे कि वो हाजिम नहीं, सब क्योंकि कम होता है ना यहाँ पे, परफॉर्मेंस दिखाते हैं लोग, उनको याद रखते हैं लोग, तो इसीलिए हम तारीफ भी करते हैं। सदर में क्या हो रहा है ये? सदर में बहुत कुछ हो रहा है। सदर में बहुत थका दिया है मुझे। पर सदर में बहुत कुछ हो रहा है। एक्चुअली सदर का जो था, करंटली आई एम असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, आई सर्व अंडर द कमिश्नर कराची में, एंड ये मुझे लुक आफ्टर चार्ज दिया गया था सदर का, जो अभी तक मेरे पास है। एंड ऑब्वियसली everybody does know, I think, कि मसला क्या था, जैसे आपने कहा माफिया, इंक्रोचमेंट, तो ऑब्वियसली जब लुक आफ्टर चार्ज था, I didn't have to wait, मुझे पता है मसला क्या है, तो मुझे सिस्टमैटिकली हर चीज़ क्रैक डाउन करनी थी, सिस्टमैटिकली। मुझे मसला बस वहाँ आया कि जो काम मेरा सच में 3 घंटे में हो सकता था, ये मुझे 20 घंटे लग रहे थे। क्यों? बिकॉज द माफिया के जो रूट्स थे, दे वेल स्प्रेड। I'll give you example.
ट्रैफिक पुलिस को पकड़ा है, बोला कि आप ये गाड़ी लिफ्ट करवाएं। लिफ्ट नहीं हो रही है गाड़ी, दैट्स डिलेइंग मी। गाड़ी लिफ्ट होएंगी तो मैं नेक्स्ट में हमने लोग पकड़े हैं जो ये टिकट कर रहे हैं गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से, और 2 घंटे में वापस मुझे फील्ड में नजर आ रहे हैं। हमने तुमको थाने भेज दिया था कि यहाँ क्या कर रहे हैं। उधर मैं समझा ओके माफिया के रूट्स जो हैं काफ़ी डीप रूटेड है। तो नाउ आई हैड टू डू एवरीथिंग बेसिकली, लोगों को पकड़ना, खुद थाने ले जाना अपनी टीम के साथ, वहाँ एफआईआर खड़े होकर करवाना कि वो रिलीज ना हो जाएं, गाड़ी खुद उठाना जो किसी और का काम था, खुद उठवाना, और जो काम 2-3 घंटे में हो सक रहा था ये हमें 20 घंटे लग रहे थे, और ये मेरे पीठ पे कर रहा था। मैं गाड़ियाँ भी उठाऊंगा, लोगों को भी उठाऊंगा, एफआईआर भी करूंगा, मैं कहीं मौका नहीं दे रहा था। और फील्ड पर मौजूद थे आप? मैं फील्ड पे 20-20 घंटे, माई टीम एट द मोमेंट ब्लेस देम, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट आई जिस पूरी टीम थी एग्जॉस्टेड है। 20-20 घंटे गाड़ी में कोई सो रहा, ब्रेक्स ले रहे हैं, नहीं छुड़ा, साथों साथ पथारे पे उठाए जा रहे हैं। दुकानों को भी सील किया जस्ट टू लेट देम नो आपके बाहर अगर कोई होएगी वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। आपके बाहर क्यों है? अच्छा, वो बाहर इसलिए है कि वो दुकान वाला भी उनसे ले रहा है पैसे? एग्जैक्टली। तो हर किसी को मैंने सील भी किया, अकाउंटेबिलिटी भी ले आया कि नो दिस अनएक्सेप्टेबल। अब ना दुकान वाले राजी हो रहे हैं, ना मार्केट वाले राजी हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी को मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैंने सील किया था, अब एफआईआर करूंगा, तो अब उनके ऊपर हर जिस तरह प्रेशर आ रहा है। जो वहाँ की ट्रैफिक पुलिस थी, जब उनकी कंप्लेनें हुई, हर चीज़ हुई, या जो भी वहाँ सिक्योरिटी वाले लोग थे वो भी थोड़ा टाइट हो गए। अब ना नोबडी सपोर्टिंग देम टू अ पॉइंट दैट दे ट्राइड अप्रोचिंग मी। इनका जो लेट्स डू सम सेटलमेंट विद and there was no deal boys. No deal. Clear my road. मैं रोड क्लियर करो, there's nothing वहाँ से happening. मुझे बताइए, इसमें ज़ाहिर एक पब्लिक इंटरेस्ट का भी मसला है, लेकिन जब पब्लिक किसी चीज से जुड़ी होती है Yeah. तो वो लोग जो आते हैं जी। गरीब लोग हैं, ड्राई फ्रूट्स का हमने देखा कि खवातीन बैठी हुई हैं लेकर वहां पर। जी 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 जी। अब उनके लिए कोई डेजिग्नेटेड जगह तो होनी चाहिए ना, क्योंकि उनका लिवलीहुड ब्रेड एंड बटर जुड़ा हुआ है इससे, रोजाना की डेली बेसिस Very पर वो true, कमाते very हैं, और वो उनके लिए क्या क्या प्लान किया? ओके, इफ यू नोटिस वो जो औरतों की बात कर रहे हैं, एक्चुअली आई हैव सीन देम कपल ऑफ टाइम्स, उनको हमने इतना ही कहा था कि रोड पे नहीं, आप फुटपाथ पे आ जाओ। ठीक है, बिकॉज बिल्कुल सही। ऑब्वियसली हम किसी को एंड ऑफ द डे ये हो रहा पब्लिक के लिए है। ऑल दिस सर्विंग इज फॉर पब्लिक, तो आप उल्टा उनको तंग नहीं कर सकते। द मैक्सिमम या मिनिमम आप उनको एजुकेट कर सकें कि ये गलत है, पर वो भी एक माफिया था। अच्छा, Nobody was willingly sitting here. उनको कहा गया कि हम आपको ये जगह देंगे, you pay us a percentage, और आप आके बैठ जाएं बेसिकली। क्योंकि बैठने के लिए इतनी जगह है, तो ट्रैफिक यहाँ ही इतनी क्यों हेक्टिक थी? बिकॉज द एरियाज वर प्राइवेटली बीइंग सोल्ड ऑफ। आप यहाँ आके बैठो, यहाँ पथारे लगाओ, ये आपको, आप मुझे कुछ दो, एरिया को कुछ दो। और ये पैरेलल सिस्टम, इसमें कितने पैसे, यानी अगर I really do not know किस I do करोड़ों know अरबों का ये तो yes, ये मैंने सुनाई दिया, but I do not know because उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता। मेरा काम होता है एक्शन के तौर पे। So my thing was clear everything out, and अब आप देखेंगे जैसे टांगा स्टैंड, पथार हट गए वहाँ से, मैंने वहाँ रिपीटेडली किया है ऑपरेशन। और वहां से कहाँ जाएंगे अब? They can go anywhere, but they cannot एक जगह पे बैठना। उनको किसी ने कहा कि आप बैठें, pay us a percentage, तो इसलिए वो रश जमा हो रही है। नहीं तो ये मिक्स होते हैं ना जिधर किधर। आप देखें कुछ एरिया में है, कम है, कहीं ज्यादा है, बिकॉज यहाँ कहा गया इनको कम सेट बैठे और हमें परसेंटेज दे, तो उनको लग रहा है कि ये अलाउड है, जबकि नहीं। वो कह रहे हैं कि हम तो पैसे दे रहे हैं। Exactly. उनका भी argument, हम पैसे दे रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड नाउ दे आर ऑब्वियसली थोड़ा सेंसिटाइज हो गए कि नो, ये आप गलत करें, आपसे गलत करवाया जा रहा है, और नुकसान आप ही को हो रहा है। अच्छा, पार्किंग का मसला भी बड़ा प्रॉब्लम है कि बाइकर बाइक्स मतलब वो जाते हैं, अपनी पार्क करते हैं बाइक, और उसके बाद उन्हें नहीं पता होता कि जो उनको पर्ची मिल रही है ये किस, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने तो फैसला कर लिया था 2-3 महीने पहले कि कोई पार्किंग माफिया चार्ज नहीं होगी, चार्ज पार्किंग नहीं है। करेक्ट। तो अभी भी वैसे चार्ज हो रही थी। अब यहाँ पब्लिक को कैसे किया जाता है? पब्लिक को बोलेंगे आप अपनी पार्किंग कर लो, हम गाड़ी का ख्याल भी रखेंगे। तो उनको एक एरिया बड़ा जैसे सेलिंग नहीं होता दुकानदार, हम ख्याल भी रखेंगे, आपकी गाड़ी का कुछ नहीं होगा, तो चोरी हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सो जो पब्लिक है बेचारी, जो आई शॉपिंग करने, जो भी काम, वो कि अच्छा चलो ठीक है, गाड़ी तो सही है, हाँ तो हम दे देते हैं। इसी में उनको ये ट्रिक आउट किया जा रहा है। अब जबकि नाउ आई एम सो प्राउड ऑफ सदर की, मुझे नहीं पता था जब मैं गोना सर्व सदर, उसकी पब्लिक रिस्पांस क्या होएगा। आई एम सो प्राउड जो सदर की पब्लिक है, sigh of relief for them, yes, नो उनकी जो सपोर्ट है वो इतना एक्टिव हो गए हैं, दे बिकम सो एक्टिव। जहाँ इतने दारों ने
जंप इन नहीं किया, यहाँ पब्लिक ने जंप कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ पब्लिक ने जंप इन किया, पब्लिक उनको रेजिस्ट करी कि हम नहीं खड़ी होने देंगे। अब पब्लिक मुझे इन्फॉर्म करती डायरेक्टली सोशल मीडिया पे, सर ये देख रहे हैं यहाँ ये हो रहा है, मेरा काम आसान कर रही। सर नहीं, 2 बजे के बाद देख रहे हैं, सर ये देख रहे हैं। पब्लिक इतना एक्टिव, उससे पता चलता है कि पब्लिक वाज सो अनॉयड, पब्लिक बहुत तंग आ गई थी। लेकिन दे वर हेल्पलेस, उनके पास they were. अच्छा, एक और चीज, ये पार्किंग प्लाजा बना था वहां पर जी, और वो पार्किंग के लिए था, लेकिन हमने कभी भी उसको इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा पार्किंग। सेम रीजन, यही रीजन, क्योंकि वहाँ क्यों जाए, यहाँ है ना पब्लिक, यहाँ इसको यहाँ लेकिन फिर ये गाड़ियां अगर पार्किंग प्लाजा भी नहीं लोग यूज कर रहे हैं, तो फिर कौन सी जगह है जहां आपने अवेयरनेस भी लोगों को दी है कि भाई अगर आपने सदर आना है तो ये आपकी गाड़ियों के लिए जगह है, यहां अपनी गाड़ियां पार्क करें, ये बाइक्स की जगह है, तो ये आपने इतने एरियाज हैं एक्चुअली वेयर दे कैन पार्क, पर वहाँ वही हो रहा है ना कि आप डायरेक्टली लाइक एनीवेयर एल्स आप गाड़ी एक जगह पार्क करते हैं फिर आते हैं, जैसे मॉल्स में जी। आप बिल्कुल डायरेक्टली वहाँ उसके सामने नहीं होती हैं, नहीं। इर्द गिर्द होती हैं। सदर भी वैसे काफ़ी लोकेशंस हैं जहाँ गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं या मोटर बाइक्स टेम्परेरली बेसिकली, पर ये अपनी भी कन्वीनियंस देख के उनको कहा जा रहा है कि नहीं आप यहाँ पार्क कर लो, यहाँ कर लो। और वो जो 1 लाइन थी 2 लाइन थी दुकानदारों की, वहाँ अंडरस्टैंडेबल है, पर ये जो 6 लाइनें बन रही हैं, एक तो इंक्रोचमेंट, ऊपर से आप आधा रोड भी खा आधा रोड लें, अनएक्सेप्टेबल है मेरी पब्लिक बिल्कुल के ऐसे। लिए। और वैसे भी आप देखिए, जब वो बना पार्किंग प्लाजा, पता नहीं कैसे बना दिया आपने, सदर से दूर है वो, तो जी, लोग जी। इतनी वॉक करके कैसे सदर आएंगे। अच्छा, रीगल चौक के जो अतराफ की जो सूरत हाल है, जी वहां मुझे बताएं, वहां कैसे लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। बहुत पॉजिटिव, क्योंकि रीगल आई थिंक वाज द फर्स्ट वन जहां मैंने ऑपरेशन किया था। रीगल वाज द फर्स्ट फ्रूट्स मार्केट भी फिर उसकी अगली गली में है, जी, वो जी, सारी, जी। तो वो हटा दी आपने या वो फ्रूट मार्केट अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जिसमें कहा सिस्टमैटिकली आपको अपनी टीम को भी देखना होता है, क्योंकि शायद आपकी टीम भी शायद समहाउ इन्फ्लुएंस्ड होए, सो आपको बड़ा सिस्टमैटिकली चलना होता है। अच्छा ये नया एरिया है, लोगों का रिस्पॉन्स अलग होगा, चैलेंजेस अलग होंगे। तो पहले तो मेरा था अगेंस्ट पार्किंग इंक्रोचमेंट, एरिया वाइज फिर मैं चल रहा था, फिर मुझे कहा गया था कि टांगा स्टैंड में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो नहीं मिला। आखिरी बार जो गए थे असेसमेंट में बड़ा पथराव हुआ था और 20 मिनट में उन्होंने बैकआउट किया था, एंड उस पॉलिसी पे मैं नहीं चलता हूँ, इधर आप करें या नहीं करें। तो टांगा स्टैंड जब क्लियर हुआ, फिर हमारी थी जो परिंदा मार्केट, द बर्ड मार्केट, जहाँ एग्जॉटिक एनिमल्स थे, ये हमने कल रात पूरा क्लियर आउट किया, इनको सेफ जगह लोकेट किया, उनको सील किया, क्योंकि इंक्रोचमेंट भी थी, पर आप एग्जॉटिक एनिमल्स भी सेल कर रहे हैं। ये एक डिफ़िकल्ट ऑपरेशन जो मुझे बताया गया था, क्योंकि जो प्रीवियसली हुआ था इस पर रेजिस्टेंस बहुत थी। यहाँ तो आई थिंक दे थ्रू पेट्रोल फायर बॉटल बॉम्ब्स, और फिर वो सारे एनिमल राइट्स का भी इशू बना लेते हैं कि हमारा exactly so keeping everybody on board, doctors, vets, everybody was on board। जहाँ इसको रिलोकेट कर रहे थे, एक एक चीज़ की इन्वेंट्री बन रही थी टू इंश्योर कि कोई चीज़ गायब ना होए, क्योंकि एग्जॉटिक एनिमल्स एक्सपेंसिव होते हैं, एंड क्योंकि आपको याद है लाहौर में एक दफा ये ऑपरेशन हो, कितना वो तो बहुत मेरी यही क्लमजीली उन्होंने वो किया एग्जैक्टली। एंड माय थिंग इज आई एम वेरी एन एनिमल एक्टिविस्ट, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे कोई भी ऑपरेशन में कहीं भी किसी चीज़ को या किसी को पब्लिक को या कोई एनिमल को नुकसान हुए, बी इट स्ट्रे और अ पेडिग्री एनिमल। तो मुझे कैजुअलिटीज़ नहीं चाहिए थी, उसमें बर्ड्स थी, इसमें पपीज, इसमें कैट्स थे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वो ऑब्वियसली एनिमल्स भी स्ट्रेस आउट होते हैं। तो इनको ऑन बोर्ड करना, एक एक को फोटोग्राफ करना कि ये सेफली जाएं, वहाँ लैंड करें, उनको उतारें और उनके डॉक्टर्स ऑन बोर्ड में चेक करें दे आर ऑल गुड टू गो। एनिमल को जिसे रखा भी गया था, इट वाज हॉरिफिक। उनकी जो बिल्लियाँ थीं दे वर स्टार्व्ड, डिहाइड्रेटेड, उनको ड्रिफ्ट्स लगी फिर, तो ये क्लियर किया। सो सिस्टमैटिकली आई मूव्ड ऑन, एंड आई थिंक इट्स ओनली बीन, आज होएगा 11th डे। और ये मल्टी लेयर्ड है भाई मसला, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इट्स नॉट इजी थिंग टू डू। 20 घंटे लगे। एक और वीडियो जरा हम दिखाएंगे भी, वो अक्सर ये हुआ कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ लड़ाई भी, स्कफल्स भी हमने देखी वहां पर होते हुए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इंतहाई नाकाबिल कबूल है ये कि एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहां पर कोशिश कर रहा है ट्रैफिक पत्थरों को हटाने की, और वो बता रहा है कि भाई ये हुकूमत की तरफ से वहां लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये मामला भी कितने हुए वहां पर अभी इन 11 दिनों के अंदर आपने देखा? ये इतने नहीं हुए। अच्छा, ये इतने नहीं हुए। आई थिंक बिकॉज मेरी अप्रोच टू पब्लिक के साथ बहुत अलग है। आई ऑलवेज मेक श्योर कि डंडे वाले अप्रोच नहीं होती कि मैं आपको तंग करना, समझाता हूँ मैं, ये इस वजह से हो रहा है, टेंशन नहीं करो, ये चीज़ हो रही है, ये हो रही है, और ऐसा नहीं कि हम इस पर चालान कर रहे हैं या बैकवर्ड पे कुछ हो रहा है, तो ऐसा उनको क्लियर ट्रांसपेरेंसी होती है, तो आवाम बड़ी रिस्पॉन्स भी अच्छा देती है। यहाँ जो ये एक्चुअली पुरानी बात है, ये आई थिंक मेरा 5th डे था सदर में ये सिचुएशन हुई थी, और जिसने ये किया था इस पर FIR भी हुई है, जेल भी गया था आदमी। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट कि आप किसी भी वर्दी वाले को
रिगार्डलेस आप किसी को पसंद करें ना करें, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट एन इंडिविजुअल एंड उनकी जो वर्दी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज कल आप इनके पास नहीं आ सकते Sanctity है इसकी वर्दी की, एग्जैक्टली, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू हेल्प यू, एंड दिस इज हाउ यू नो डिस्ग्रेस देम, एंड आई वाज रियली अपसेट अबाउट दिस, पर इस पे एक्शन लिया गया था। एक्शन लिया गया। अच्छा, एक और चीज है, बैगर माफिया भी बहुत ज्यादा जी सरगर्म है। क्या क्या मैं आपसे मसाइल पूछूं मुझे कभी कभार मसाइल इतने हो जाते हैं कि फिर हंसी आने लगती है। आप ये मत समझे कि हम ये बड़ा सीरियस इशू है, ये है प्रॉब्लम इतनी होती है कि जी माइंड बॉगलिंग है ये। And it's really funny, I'm the only one who gets asked all these questions. जो मेरे डोमेन होते भी नहीं है। But yes, there is this beggar mafia situation, and हम इसको कमिश्नर साहब सर सैयद हसन नकवी इनको लुक इनटू कर रहे हैं एक्चुअली। अभी तक मैंने पर्सनली कोई एक्शन बेगर्स पे नहीं लिया, क्योंकि अभी जो मेरे पास था इस वक्त मेरे स्टेक्स कुछ और चीज़ों पे थे। आई हैड टू क्लियर इंक्रोचमेंट, पार्किंग, तो अभी तक आई हैव नॉट गॉट इनटू दैट, पर ओवरऑल कराची में बेगर माफियाज के अगेंस्ट एक्शंस हो रहे हैं। वो शायद इतने हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, पर स्टूडेंट ग्रेजुएट एक्चुअली हो रहे हैं, पर मैंने ज़ाती भी तो कोई एक्शन नहीं लिया, बिकॉज ये तो हमें उम्मीद भी है और हमें ट्रस्ट भी है कि जबरदस्त काम होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इसके साथ साथ आप बड़ी मतलब ऐसा नहीं कि आप बोरिंग पर्सनैलिटी है, ओके, लाइफ में भी आप एंजॉयमेंट भी साथ साथ चल रहा है और काम भी साथ साथ चल रहा है, ये एक बड़ा बैलेंस रख के आपने चला। कहाँ से फैशन सेंस कहाँ से इतना जबरदस्त है? It's too early in the morning for this. I really don't. I think it's my age group. I think ये जो मेरी age है, I think it's very experimental, and I'm still young, exploring things, and I don't think कुछ सालों के बाद शायद मैं नहीं कर पाऊँ, because inshallah if I become a DC or a senior, नहीं वो करते रहना आप। I don't know, maybe मैं सोचता हूँ कि जब मैं senior हो गया तो शायद मैं ऐसी चीजें नहीं कर, शायद सूट नहीं करेंगी मुझे। अभी as an assistant commissioner, I'm young, मैं काफी चीजों से I get away with it. People can relate to you. ये नहीं कहते ना कि वो एक होता है कि भाई हम में से हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप और बड़ा यानी तरीके से जाके बात बता रहे हैं लोगों को। आज़म बहुत शुक्रिया, बातें बहुत सारी हैं और फिर मुलाकात आपसे इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। तो जनाब ये हाजिम मंगवार, और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कम है इस तरह के लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक बेहतरीन काम कर रहे हों, यानी जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनको कन्विंस भी किया जा रहा है, उनको बताया भी जा रहा है, ठीक है। इंसानी जो पहलू है ना उसको मद्देनजर रखा गया। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई के अहकामात हुए जो गिरा दो, तोड़ दो, उठा दो, सब अल्टीमेटली वो जो काम कर रहे हैं लोग, वो इंसान ही है, उनका ब्रेड एंड बटर भी इससे जुड़ा हुआ है, तो उनको एक अल्टरनेट भी हमने देना है। और ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये काम होना है। अगर आपने परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हाजिम मंगवार से आपने मुलाकात की और ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू देखी। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा कुछ ड्रामास की बात होगी और कामरान जिलानी फेमस एक्टर हमारे साथ होंगे। केस नंबर 9 अभी हुआ है, बहुत मशहूर हुआ ड्रामा, इससे पहले भी उन्होंने ड्रामा किए, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। जी वेलकम बैक। और अब शो पर हम जरा एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, जैसे हमारे शो पर हमेशा आप उसको पसंद भी करते हैं एंटरटेनमेंट के सेगमेंट को। तो हमारे साथ आज के शो पर एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, ज़बरदस्त एक्टर कामरान जिलानी, जो कि जिनको आपने अभी बहुत अरसे जब से एक्टिंग वो कर रहे हैं तब से उनके सारे किरदार हिट हो रहे हैं, और जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं तो बड़ा ही उसमें किरदार में एक जान डाल देते हैं जो भी उन्हें किरदार मिलता है। खासतौर पे मुझे नेगेटिव जो उनकी अदाकारी है, नेगेटिव रोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हर किरदार को बड़े ऑनेस्टी के साथ निभाते हैं। अभी तो उनका एक कैरेक्टर बड़ा मशहूर हो रहा है, केस नंबर 9, एक ज़बरदस्त ड्रामा, और उसमें वो एसपी का किरदार उन्होंने निभाया। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि जो आप किरदार, एक अच्छे एक्टर की निशानी यही होती है कि जो भी किरदार दिया जाए, जो भी रोल दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा ही लगे कि ये वही है। तो ये इनकी खासियत है। अच्छा, न सिर्फ एक अच्छे एक्टर है बल्कि एक ऐसे इंसान भी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग में मगन है और बस एक्टिंग का करे है, सीरियस है, नहीं, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चलता है उनकी लाइफ में, साथ साथ क्रिकेट भी चलती है, हंसी मजाक भी करते हैं, अपनी फैमिली को भी बेहतरीन तरीके से ज़ाहिर है उनको भी वक्त देते हैं। तो एक ज़बरदस्त शख्सियत, लेगेसी उनकी है, लेकिन इस लेगेसी के होते हुए कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको वो लेगेसी हॉन्ट कर रही होती है। जब आपकी ज़ाहिर फैमिली किसी फील्ड में होती है और आपको भी मौका मिलता है उस फील्ड में, तो लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं आपको कि भाई मौका मिल गया तो परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन कामरान के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें अगर मौका मिला है तो उन्होंने करके दिखाया है और ये प्रूव किया है कि वो एक ज़बरदस्त एक्टर है, इवॉल्व किया है एज ए एक्टर, जो कि
खुद वो कहते हैं कि शुरू में उनकी अदाकारी इतनी सही नहीं थी, खुद वो कहते हैं, हालांकि हमें तो बेहतरीन लगती थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो एक मैच्योर एक्टर बन गए हैं और वो नजर आता है उनकी परफॉर्मेंस में। कामरान जलाली को वेलकम करते हैं शो पर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी सबको, ज़ुहैब, आपकी पूरी टीम को, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। कामरान, हम आगाज तो केस नंबर 9 से ही करते हैं। ये जब आपको कैरेक्टर ऑफर हुआ तो आपको लगा था कि इसमें इतना पोटेंशियल, वैसे तो एक मुख्तलिफ ड्रामों में आपने अदा किया होगा एक कैरेक्टर, लेकिन स्टोरी स्ट्रांग थी, प्रोडक्शन अच्छी थी, तहरीर अच्छी थी, जिसकी वजह से इतना इस्टेब्लिश हुआ और आपने भी बेहतरीन तरीके से उसके साथ उसको जस्टिफाई किया। जब मुझे ये कैरेक्टर एसपी ज़ुहैब का ऑफर हुआ तो आप देख लेना कि इसमें सारे जो यानी कास्ट, राइटर, डायरेक्टर, सारे सब टॉप क्लास के थे और मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि या ये ड्रामा बहुत नोटिस होगा और ये इनका 7 स्काई वालों का, जियो का ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। तो मुझे बताया गया कि जी इसमें आप एक अच्छे गुड कॉप का कैरेक्टर है और आपके ऑपोजिट जो है वो एक बैड कॉप है जो कि गौहर रशीद वो कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो जब मुझे कास्ट बताई गई और जब मुझे शाहजेब खानज़ादा का बताया गया और जब मुझे स्क्रिप्ट के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताया गया कि जी ये इशू है, इस मौजू पे ये ड्रामा बन रहा है, तो मैंने कहा जी ये ड्रामा छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह फिर ये ड्रामा मैंने एक्सेप्ट किया। और एक रेप विक्टिम की कहानी और जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, किस तरीके से ज़ाहिर है इंड्योरेंस और वो सारी चीज़ें उसमें नजर आई हैं, ये फायदेमंद हुआ कि एक जर्नलिस्ट ने ये कहानी लिखी, उसे पता है निटी-ग्रिटी का, उसे पता है कि क्या लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, तो वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया। ज़ुहैब, बहुत सी चीजें आप यकीन जानिए हमें भी नहीं पता थी। अब इस हवाले से ना बड़े लॉज अब बन गए हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमें अंदाजा था कि शाहजेब के पास इतनी स्टोरीज हैं और जो उनकी रिसर्च है वो बहुत अच्छी होगी, तो वो हमें भी बहुत कुछ इस ड्रामे से सीखने का मौका मिला। अवाम को तो सीखने का मौका मिला ही मिला, हमें भी बहुत सी चीजें सीखने को मिली इस ड्रामे से, ये स्क्रिप्ट करके। तो बहुत अच्छा लिखा शाहजेब ने, सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लकीली ओवरऑल जो सारी जो चीजें थी, डायरेक्शन वजाहत की आउट क्लास, और मैं समझता हूँ कि वजाहत केस 9 के बाद, बल्कि उससे पहले भी इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स में अब शुमार किए जाते हैं। तो बहुत अच्छा, सब ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया सबके साथ। अच्छा कामरान, ये भी मुझे बताया कि वैसे तो ड्रामा देखें एंटरटेन करने के लिए होता है, फिक्शन भी उसमें होता है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, कभी कभार रियलिटी से हट के भी आप एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन जब आप एजुकेट करने के लिए कोई ड्रामा बनाते हैं उसमें मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा अगर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो आउट ऑफ कोर्ट जिस तरीके से मसला हल हुआ, यानी मीडिया पर आकर एक शो में आके एविडेंस भी दिखाए गए, वहीं से पुलिस ले गई गिरफ्तार करके, मुझे थोड़ा सा नेचुरल यानी ऐसा होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए कि मीडिया की पावर इतनी हो कि एक कोर्ट में मामला चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, जज ने फैसला करना है, लेकिन सम वे और दी अदर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मीडिया के क्लाउड के जरिए, चाहे वो रेप विक्टिम को आप फायदा ही पहुंचा रहे हैं। ये मुझे बहुत सुनने को मिली चीजें सोशल मीडिया पे भी, बहुत से लोगों ने व्लॉग में और वैसे बहुत जगह ये बातें सुनने को मिली कि जी ये फिर कोर्ट की अहमियत क्या रह जाएगी कि जब सारा जो है सब कुछ मीडिया ही कर जाएगा। देखिए शाहजेब ने अगर सोचा होगा तो बहुत सोच समझ के ये चीज लिखी होगी। बहुत सी जगह पे ये भी मुझे सुनने को मिली चीजें कि जी शाहजेब ने अपने आप को प्रमोट किया, अपने प्रोग्राम को प्रमोट किया। अरे शाहजेब का प्रोग्राम ऑलरेडी यार पूरी दुनिया देखती है, पूरा पाकिस्तान देखता है, उसको प्रमोट करने की क्या जरूरत है शाहजेब को। तो मेरा ख्याल है कि ये सही है मेरे ख्याल से। अगर उन्होंने मीडिया की आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं और सोशल मीडिया की आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं, अगर वो सारी चीजें शाहजेब ने अपने प्रोग्राम में सारे एविडेंस के साथ खोल के रख दी हैं चीजें, तो इसमें
मेरा ख्याल है क्या हो गया क्या। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो मुझे सोशल समझ मीडिया नहीं- पे हर जो ज़ाहिर है अपनी मर्जी से हर इंसान बात करता है, कोई इसमें फिल्टर तो है नहीं। अच्छा एक और चीज़ आपकी यानी पूरा खानदान ज़ाहिर है, आपके बड़े भाई भी और आपके फादर भी, तो कभी कभार ये डिसएडवांटेज हो जाता है फील्ड में, या इसका फायदा होता है आपको कि हमेशा लोग जज करते हैं आपको कि यार ये भाई की परफॉर्मेंस ऐसी है, इनकी तो इतनी अच्छी नहीं है, या इनकी अच्छी है भाई की परफॉर्मेंस, होता है ऐसा? यार ज़ुहैब, लकीली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इतना ऐसा नहीं हुआ। शुरू में जैसे मैंने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि प्रेशर बहुत होता था कि जी कुर्बान साहब का बेटा है, तो उस हवाले से एक्टिंग कुर्बान साहब के लेवल की होनी चाहिए। फिर अदनान आए इस फील्ड में, फिर मैं आया, अदनान मुझसे 4-5 साल सीनियर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार हर एक एक्टर का अपना एक स्टाइल होता है। मेरे फादर का अपना एक स्टाइल था, अदनान का अलग अपना एक स्टाइल है, और मैंने अपना एक स्टाइल अपनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब बातों पे बंदा कान ना ही धरे तो बेहतर है, काम पे फोकस कर, सुकून सही से बात। काम करे तो आप ज्यादा इंजॉय क्या करते हैं वैसे? आप नेगेटिव रोल्स इंजॉय करते हैं या पॉजिटिव? क्योंकि मैंने देखा है कि वर्सेटाइल बहुत है आप, कि अगर नेगेटिव कर रहे हैं और एट द सेम टाइम कोई ड्रामा आपका कॉमेडी में, तो वो फिर आप बिल्कुल उस फील को अपना लेते हैं। तो वैसे इंजॉय क्या करते हैं आप? या मुझे ज़ुहैब काफी अरसे से नेगेटिव रोल्स बड़े ऑफर हो रहे थे और हो भी रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार नेगेटिव रोल्स में जो है ना परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत होता है। और शुरू में बल्कि आज से कोई 7-8 साल पहले, 9 साल पहले बड़े पॉजिटिव रोल्स किए, लेकिन अभी काफी अरसे से मैंने बड़े नेगेटिव रोल्स किए हैं, जो कि मुझे उसमें बड़ा मजा आता है परफॉर्म करने में। तो अगर आपका ये सवाल है कि जी ज्यादा मैं एंजॉय किसमें करता हूँ, तो वो नेगेटिव रोल्स में मैं ज्यादा एंजॉय नेगेटिव में करते हैं। अच्छा, और एक और आप फैसल कुरैशी और सईफा जब्बार एक रोल कर रहे थे, एक हो रहा था सीन, बड़ा सीरियस सीन था, उसमें आप कॉमेडी करते हुए एंट्री हो गई आपकी, वो क्या था? कौन से आप लोग क्या कहेंगे शायद जी जी जी, लोग क्या कहेंगे। जी जी जी। अच्छा वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ था। अच्छा होता यह है कि सेट पे माहौल बड़ा आप थोड़ा सा ना आप तुतला के बोलने लगे थे। वो ऐसी पता नहीं कुछ हुआ होगा। क्या था? थोड़ी देर बात कर सकता हूँ कुछ ऐसा था। हाँ कुछ याद आ गया। सही। फैसल सईफा के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था, और फैसल से मेरी बहुत अच्छी पुरानी सलाम दुआ दोस्ती बहुत अच्छी, और हम जब भी साथ काम करते हैं सेट पे तो बड़ा एक अच्छा खुशगवार माहौल रहता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इससे हटके भी, अगर फैसल के अलावा भी ऑफ कोर्स कोई भी सेट है, कहीं भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो माहौल अच्छा खुशगवार रहे। तो फैसल के साथ इवन के केस 9 की भी अगर मैं बात करूं, तो बहुत मजा आया। कोर्ट के सीन्स अगर आपने देखे होंगे, मैं, गौहर, फैसल, नूरुल हसन साहब और जुनेद, ये सारे एक तरफ जनाना पार्टी सबा कमर, आमना शेख और तवीन नकवी, सारे लोग, तो बहुत हमने सेट पे एंजॉय किया। तो वो सेट का माहौल बड़ा अच्छा रहता है कि अगर आप इस तरह जरा फ्रेंडली माहौल में, अगर इस तरह जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे हाँ ड्रामा याद आ गया। लोग क्या कहेंगे, वो ड्रामा मैंने किया था साथ। अच्छा, तो तुझ पे अच्छा कुर्बान भी रहता है आपने किया एक ड्रामा, और वो लगा ऐसा कि जैसे ईद के लिए बना है, लेकिन वो फिर काफी चला ड्रामा, और उसमें कॉमेडी, तुझ पे कुर्बान। जी 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 जी। हाँ, उसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है एक्चुअली। वो तुझ पे कुर्बान उज़मा गिलानी साहिबा आती थी ऑस्ट्रेलिया से, साल में 2 दफा आती थी यार। वो आप क्या मुझे फ्लैशबैक पे मेमोरीज में ले गए यार। बहुत बहुत अच्छा टाइम हमने वो देखा है। और एक्चुअली वो 10-11 एपिसोड का एक मिनी सीरियल टाइप की वो एक चीज बन रही थी, और जब वो एडिट पे गया तो चैनल ने देखा, तो चैनल ने कहा कि यार इसको तो हम आगे मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत मजे का बना है ड्रामा, तो इसको हम आगे और बनाते हैं। फिर ये सोप बन गया, और फायजा इफ्तिखार का ये लिखा हुआ ड्रामा था, और इसको मोहसिन तलत ने डायरेक्ट किया था यार। और वो ड्रामा मेरा ख्याल है तकरीबन हमने कोई 250 पौने 300 एक साथ हमने की हैं, और
वाकई बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। और वो वाकई उसमें सिचुएशंस, उसमें जुमले, उसमें वो उसको आप सिटकॉम नहीं कह सकते, लेकिन एक लाइटर मूड में एक बहुत अच्छी बात भी हो जाती थी, एक बहुत अच्छा मैसेज भी व्यूअर को चला जाता था और situational comedy। मजा आता था मजा, वो बिल्कुल। ड्रामे पे। कारण मुझे बताएं कि आप लोग जो हमारे आपके सीनियर्स थे उनकी रिस्पेक्ट ज़ाहिर करते उस तरह, उनसे काम सीखना, फिर वो जो अब जो जूनियर्स आए हैं क्या वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि काम सीखें जाके, या फिर वो अपना एक उनका ऑरा है और वो कहते हैं कि नहीं हम क्यों, कौन सीनियर एक्टर, हम खुद बड़े एक्टर हैं। ज़ुएब, पांचों उंगलियां जो है ना वो बराबर नहीं होती। जो हमारे सीनियर्स थे, हम अपने अगर दौर की बात करें तो हमने तो अपने सीनियर से बहुत सीखा और हम उनको बाकायदा पूछते थे, उनको पकड़ पकड़ के बिठाते थे, पूछते थे कि यार ये कैसे आपने किया सीन, यहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे, यहाँ क्यों हो गई, यहाँ आपकी डायलॉग, ये बहुत से सवालात हम अपने सीनियर से पूछते थे। मेरा अपना एक जाती ख्याल है, बहुत से हमारे जूनियर्स माइंड भी कर जाएंगे, मैं मेजॉरिटी की बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सारे अब जो जनरेशन आ रही है, अब जो जूनियर्स आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं, लेकिन ज्यादातर आपको सारे सीखे सिखाए हैं और सबको पता है कि कैसे काम होना है। इतने अरसे काम करने के बावजूद, और मेरे भी जो आगे जो मुझसे भी ऊपर सीनियर जो लोग हैं, वो आज तक इस काम को समझ ही नहीं पाए। जिस दिन आपने ये काम समझ लिया ना ज़ुहैब, उस दिन आपका डाउनफॉल है। तो लेकिन आजकल की जनरेशन को, आजकल के जूनियर्स को सब कुछ पता है, तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें अच्छे मैं ये कहता हूँ कि जूनियर्स भी हैं जो कि सीखना चाहते हैं, जो कि पूछते भी हैं, तो उनको हम थोड़ा बहुत हल्का सा हम गाइड कर देते हैं। लेकिन आज का जूनियर, हम तो अपने उसकी रिस्पेक्ट में हम अपने सीनियर्स के लिए जब तक वो बैठ नहीं जाते थे हम खड़े रहते थे। मेरे ख्याल से आज शायद का ऐसा है उसमें कि जूनियर जो उन्होंने है, वो वो पीटीवी के चक्कर नहीं लगाए, कोई छोटा सा रोल लेने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर नहीं लगाए, उन्हें शायद वैसे ही मिल गया प्लेट में रख के, इसलिए उनको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बहुत पता। बहुत 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 अच्छी बात की आपने ज़ुहैब। ये एक बाकायदा एक प्रोसेस था। पीटीवी हमारी जो था वो हमारी तरबियत गाह था, और आज की जनरेशन को, आज के एक्टर्स को हर चीज प्लेट में आपको सजी सजाई आपको मिली है। सोशल मीडिया का दौर है, अब तो एक्टिंग पे भी इतना बहुत ज्यादा वो फोकस नहीं होता, और जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये तो इस मौजू पे कई इंटरव्यूज में और बहुत सी जगहों पे बातें भी होती रहती हैं। तो अब तो कास्टिंग भी उस तरह होती है कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, भले आपको एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती है, तो वो कास्ट उस हवाले से उस तरह किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा एक अलमिया है, और उससे जो डिजर्विंग लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनका इतना सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है, वो बेचारे पीछे रह जाते। तो मुझे बताएं, यानी फिर तो जरूरी हो गया ना, ये तो लाजमी हो गया सोशल मीडिया करना। अगर इंसान इंट्रोवर्ट या नहीं कर रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये लैकिंग है उसके अंदर, चाहे वो कितना ही टेरिफिक एक्टर हो, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ये सही बात नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जितना जो एक्टिव रह सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मैं किसी और की मिसाल नहीं देता है, मैं कहीं और नहीं जाता, मैं बहुत ज्यादा इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, बस कहीं कहीं बस थोड़ा बहुत जितना मुझे लगता है कि मैंने अगर अपने किसी ड्रामे की, किसी चीज की प्रमोशन करनी है, बस थोड़ा बहुत वो मैं लगाता हूँ। ना मेरी कोई पीआर टीम है, ना मैं जो भी चीजें पोस्ट आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैं हूं नहीं, तो वो मैं खुद लगाता। तो फिर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर हो गया कामरान? अगर दो एक्टर्स खड़े, एक एक्टर है और बाकायदा उसने एक्टिंग क्लासेस लिए हैं, थिएटर किया, और दूसरा उसके साथ खड़ा हुआ है सोशल मीडिया का जिसके 20 लाख फॉलोवर्स हैं, तो आजकल यानी आप ये कह रहे हैं प्रोडक्शन हाउस में उसको पिक कर लिया जाएगा, एक्टर को कहा जाएगा नहीं जी अभी आप इस रोल के लिए फिट नहीं, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है, बदकिस्मती से। अच्छा, क्रिकेट मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि अदनान भाई को तो बैट पकड़ना नहीं आता, क्रिकेट खेलनी नहीं आती,
और मैं एक जबरदस्त क्रिकेट, ये क्या बात हो गई? शौक की बात है। हाँ। अदनान को शुरू से ही अदाकार बनने का शौक था। उसने तो बाकायदा फादर से कहा था कि जी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो फादर ने कहा, बाबा ने कहा कि भाई अगर तुम्हें टैलेंट है तो तुम जरूर आगे निकल सकते हो। तो फिर बस उस जमाने में पीटीवी जाना होता था तो काजिम पाशा साहब से और मुख्तलिफ काफी प्रोड्यूसर से मुलाकात रहती थी। तो वो सवाल से काजिम पाशा साहब से मुलाकात हुई। तो अदनान का पहला ड्रामा था एतराफ, अगर आपको याद हो तो, और उसमें दोनों आमने सामने थे, फादर भी और अदनान भी। और अदनान उसमें फादर के यानी बाबा के छोटे भाई का कैरेक्टर उन्होंने अदा किया था, बाकायदा उसमें वाइटनर भी लगाया था। 2-3 रोल्स काजिम पाशा साहब ने ऑफर किए थे उस एतराफ ड्रामे में। तो अदनान ने सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग रोल चुना। तो उसने कहा कि जी मैं ये बाबा के छोटे भाई का कैरेक्टर। और वो ये भी करते होंगे, नहीं तो, बैटिंग की जो क्रिकेट की बात है ना, वो ये करते होंगे, मेरा बड़ा भाई भी करता है, बैटिंग ली और उसके बाद जाओ मैं नहीं खेल रहा और कामरान हो रहे हैं यार मेरी बैटिंग तो दो। नहीं ऐसी बात मैंने कहा ना, अदनान को कभी भी वो आपको क्या बताऊं, उसको तो मेरे ख्याल से सही तरह बल्ला भी पकड़ना नहीं आता। तो ये रिजवान बाबर के साथ क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं आप खेल रहे होते ना तो शायद उससे अच्छा परफॉर्म कर लेते। बिग बैश में जिस तरीके से दोनों के साथ हो रहा है इस वक्त, रिजवान को वापस बुला लिया कैप्टन ने। जी वो मैंने भी, अच्छा मैं क्योंकि कुछ मसरूफियत ऐसी थी, मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ बिग बैश। लेकिन ये कि वो वीडियो अभी मैंने कल परसों मैंने कहीं देखी, तो वो मैंने सेट पे किसी से पूछा भी कि यार ये क्या हुआ क्या? उसने कहा जी वो कैप्टन ने बुला लिया रिजवान को, तो वो शायद इतना परफॉर्म अच्छा नहीं स्लो स्ट्राइक रेट था ना जिसमें हम सब तपते हैं वही था। तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छी निशानी नहीं है। हालांकि मैं अभी भी अपने इन दोनों प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ। प्लेयर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, रिजवान भी और बाबर भी बैटिंग के हवाले से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था ऐसा इस तरह। चले, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने वक्त दिया हमें और अपने ड्रामे से मुतालिक भी बात हुई, कुछ एंटरटेनमेंट बात हुई और क्रिकेट की भी बात हुई। तो जनाब कामरान जिलानी फेमस एक्टर हमारे साथ, और आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा इस शो से मुतालिक। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और नादिया भी साथ होंगी। तो देखते रहिए राइज एंड शाइन 365 न्यूज़ पर। ज़ोए बसंत को दीजिए इजाज़त।